Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss GSSB PGT Physics female question paper of June 2021 and इससे कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में. यू कैन सी दैट इन प्लेलिस्ट, इसी नाम से प्लेलिस्ट है DSSB PGT Physics फीमेल 2021. तो ये क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मेजर्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2256 जूल पर ग्राम. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वॉल्यूम 1 centimeter cube in liquid phase and 1671 centimeter cube in vapor phase. Then the value of delta U is. So हमें क्या क्या गिवन है? बेसिकली लेटेंट हीट गिवन है, L की वैल्यू हमें पता है, मास पता है हमें. लेटेंट हीट Q कैसे निकलेगी? Q का फॉर्मूला होता है m/L. तो हमें मास भी पता है, लेटेंट हीट भी पता है, तो Q हमारे पास यहाँ से निकल आएगा. 1 gram of water has a volume of 1 centimeter cube in liquid phase and 1671 centimeter in vapor phase. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, Q निकल गया, डेल्टा V यहाँ से निकल सकता है. देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, डेल्टा U की हमें यानी कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड वी ऑल नो कि जो भी हम सिस्टम को हीट देते हैं वो हीट कहाँ कहाँ पे जाके खर्च होती है. वो जो हीट है वो कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, प्लस कुछ क्या करेगी, वर्क डन करेगी. तो Q का जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम कह सकते हैं Q का फॉर्मूला होता है डेल्टा U प्लस W. तो यहाँ से हमारे पास W क्या आ जाएगा, सॉरी डेल्टा U हमने निकालना है. डेल्टा U हमारे पास क्या आ जाएगा, Q माइनस W. सो Q हम निकाल सकते हैं. W का फॉर्मूला क्या होता है, PdV, जहाँ dV हमें पता है, क्वेश्चन से निकाल सकते हैं. और प्रेशर भी उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये सब वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे. देखो कैसे करेंगे इसे. तो सबसे पहले Q कैलकुलेट किया. Q का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m/L. मास हमें 1 ग्राम दिया हुआ है, लेटेंट हीट हमें क्वेश्चन में 2256 जूल पर ग्राम दी हुई है. तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 2256 जूल. प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है. 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है. 1.013 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जो राइट वैल्यू इसकी होती है. तो वो उस अगर लोगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा आपका जो ऑप्शन में है. और डेल्टा V जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1671 माइनस 1 इन. अब ये सेंटीमीटर क्यूब में हमें गिवन था, तो हमें मीटर क्यूब में करने के लिए हमने क्या किया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1670 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. सो नाउ वी हैव डेल्टा V and we have P, so we can easily calculate work done. So W is equal to P delta V. P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डेल्टा V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, and by solving it we will get W is equal to 168.7 joule. Now we have the value of W and Q, so we can easily calculate now value of delta U. तो change in internal energy कितनी होगी, Q माइनस W. ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ से लिखी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी हीट हम सिस्टम को देते हैं वो कहाँ जाके खर्च होती है, थोड़ा तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और थोड़ा वर्क डन करती है. तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, Q माइनस W. सो Q की वैल्यू हमने अभी निकाली, W की निकाली, सब्स्टिट्यूट की, तो डेल्टा U की वैल्यू आ गई 2087.3 जूल. तो 2087 अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट आंसर की ओर आ रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा. सो हियर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. सो ये इसका सॉल्यूशन था. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट. अब ध्यान से सुनना, फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है और फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट ईच पॉइंट विद इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर. देन फॉर एवरी क्लोज्ड पाथ C in R the line integral of एफ जेड along a closed curve is 0. तो ये कौन सी स्टेटमेंट होती थी, सिंपल एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ये, जिसे कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहते हैं. उसकी
स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें पहचानना है कि ये कौन सी थ्योरम हमें गिवन है, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। नाउ नेक्स्ट देखो, विच वन इज फॉल्स फॉर एक्सटेंसिव वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव वेरिएबल होते क्या है, देखो एक्सटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, ठीक है, जो साइज पे डिपेंड करे, जैसे मास है, वॉल्यूम है, वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, वो क्या होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। एक्सटेंसिव वेरिएबल का अगर किसी इंटेंसिव, और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन साइज, और इंटेंसिव वेरिएबल वो जो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और एक्सटेंसिव वेरिएबल की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटेंसिव वेरिएबल से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्सटेंसिव वेरिएबल। और अगर हम एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमें इन पे बेस्ड कुछ ये बताने हैं, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंसिव वेरिएबल इंडिकेट साइज ऑफ सिस्टम, बिल्कुल सही है, एक्सटेंसिव वेरिएबल सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। सेकेंड ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल लाइक पी एंड एक्सटेंसिव क्वालिटी डेल्टा वी इज एक्सटेंसिव। सो प्रोडक्ट अगर हम पी देखें, पी इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, एक्सटेंसिव, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन द वेरिएबल हुज वैल्यूज गेट हाफ इन ईच पार्ट आर एक्सटेंसिव, ये भी सही है। पूरे का अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो v आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो v/2 आएगा, तो वो पार्ट बाय पार्ट चेंज होता रहता है। थर्ड है प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो मैंने अभी बताया कि एक्सटेंसिव वेरिएबल साइज पे डिपेंड करते हैं, यहाँ टेम्परेचर साइज पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर डेंसिटी कुछ साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो ये तीनों कैसे हैं, इंटेंसिव वेरिएबल है। एक हम यहाँ से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का जो डिवाइड करते हैं हम उन्हें, तो हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल आता है। तो हम मास हमारे पास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम हमारे पास एक्सटेंसिव है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेंसिटी, और डेंसिटी कैसा होगा, इंटेंसिव होगा, लेकिन यहाँ डेंसिटी को क्या लिखा है, एक्सटेंसिव वेरिएबल लिखा है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सो हेयर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी हैव अ स्फेरिकल सिस्टम consisting of n particles that are interacting gravitationally। अब एक ith पार्टिकल हमें दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ith पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर ri है, उसकी वेलोसिटी vi वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की क्या होती है, हाफ mv²। अब अलग अलग पार्टिकल हैं, ठीक है, और ith पार्टिकल की वेलोसिटी vi दी हुई है, तो इसकी एनर्जी किससे हम देंगे, देखो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखो फर्स्ट और सेकंड में तो हाफ कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। थर्ड ऑप्शन अगर देखो, इन्होंने जो mi लिया है अंदर लिया है, ठीक है, यानी कि मास भी फर्स्ट पार्टिकल का मास अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, ऐसे आएगा, जबकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि मास अलग अलग है, ठीक है, तो मास को हमने इसलिए बाहर ही लिया है। सो इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो एन आइसोथर्म इज, आइसोथर्म, देखो आइसोथर्म का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, ऐसी कर्व जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो ये किस में हमें शो होती है, हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, ऐसे पी और वी के बीच में ग्राफ बनाते हैं, वहाँ पे हमारे पास कार्नोट इंजन भी पढ़ते हैं, उसमें भी हमारे पास दो आइसोथर्म आते हैं, ऐसे दो एडियाबैटिक आते हैं। तो किस में आता है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व में आता है, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे। सो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ u(x, y) एंड v(x, y) ऑफ एनालिटिक फंक्शन f(z) सेपरेटली सेटिस्फाई द 2 डायमेंशन लैपलेस इक्वेशन आर नॉन एज। देखो एक फंक्शन f(z) हमें दिया हुआ है u प्लस आयोटा v, u उसका रियल पार्ट है, v उस एनालिटिक फंक्शन का इमेजनरी पार्ट है, और हमें क्या बताना है, जो u और v है वो 2 डायमेंशन लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लैपलेस इक्वेशन क्या होती है, del स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो u और v इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर u और v इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है,
पहले तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, ये मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। और इन फंक्शंस, अगर एनालिटिक फंक्शन के दो रियल और इमेजनरी पार्ट लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक बार हम देखते हैं। लैप्लेस इक्वेशन हमें गिवन है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। हमें कहा है कि u जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक बार करके देखते हैं। डेल स्क्वायर u को 0 पुट कर लिया, अगर u इसको सेटिस्फाई करेगा तो फाई की जगह हम u रखेंगे, तो डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। ये अब डेल स्क्वायर u इसको क्या लिख सकते हैं, करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 आएगी तब हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, करली बाय करली एक्स बाहर लिखा, करली बाय करली यू बाय करली एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको खोल के हमने ऐसे लिखा। सिमिलरली करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, करली बाय करली वाई एंड करली यू बाय करली वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू कोची रेमन इक्वेशन करली यू बाय करली एक्स जो होता है वो करली वी बाय करली वाई के इक्वल होता है, और करली यू बाय करली वाई करली वी बाय करली एक्स के इक्वल होता है, लेकिन साथ में क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो हमें देखो क्या मिलेगा, यहाँ करली यू बाय करली एक्स की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया करली वी बाय करली वाई, ये एक टर्म आ गई हमारे पास। करली यू बाय करली वाई की जगह माइनस करली वी बाय करली एक्स कर दिया, ये टर्म आ गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स करली वाई माइनस करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। इसका मतलब जो u है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या है, ये हार्मोनिक है। ऐसे ही v भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, मैंने एक करके दिखाई है, आप सेकंड कर लीजिएगा। तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टाइप से अगर एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजनरी पार्ट लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो जो वो u और v है उनको हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ये हमें इस क्वेश्चन में देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द डिस्पर्सिव पावर फॉर वेवलेंथ 2 लैम्डा इफ डिस्पर्सिव पावर इज d फॉर लैम्डा। सबसे पहले तो डिस्पर्सिव पावर और वेवलेंथ में रिलेशन देखना पड़ेगा, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने +2 क्लास में एक रिलेशन किया था, कॉची डिस्पर्शन फॉर्मूला भी जिसको हम बोलते थे, जहाँ पे म्यू क्या होता था, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है +2 क्लास में, ठीक है। और डिस्पर्शन का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इस म्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दो और आगे माइनस साइन लगा दो, ये होता है डिस्पर्शन का फॉर्मूला। तो अब इसको अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या आएगा हमारे पास, d की वैल्यू माइनस, यहाँ से क्या आएगा 2b बाय लैम्डा क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2b बाय लैम्डा क्यूब आएगा, सॉरी। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b बाय लैम्डा क्यूब। अब जो डिस्पर्शन है उसका रिलेशन कैसा है, लैम्डा क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे, देखो डिस्पर्सिव पावर फॉर वेवलेंथ 2 लैम्डा हमने निकालनी है। अगर डिस्पर्सिव पावर d है तो वेवलेंथ लैम्डा है, और अगर वेवलेंथ 2 लैम्डा हो जाती है तो डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो d और लैम्डा में रिलेशन तो हमने देख लिया क्या आया है, d और लैम्डा में रिलेशन, d इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यूब। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं d1 बाई d2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की क्यूब। इज़ इट करेक्ट। अब d1 हमें क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है, d2 हमें निकालना है, लैम्डा 1 हमें लैम्डा दिया हुआ है और लैम्डा 2 हमें 2 लैम्डा दिया हुआ है, इसकी क्यूब आ जाएगी, लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये d2 यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, d बाय 8, यानी कि डिस्पर्सिव पावर कितनी हो जाएगी, 1/8 टाइम हो जाएगी अगर हम वेवलेंथ को क्या कर दें, 2 लैम्डा कर दें, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, देखो फर्स्ट ऑप्शन d बाय 8 इसका करेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, d बाय 8। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। ये सिंपल फॉर्मूला हम छोड़ जाते हैं +2 क्लास में कि यूज़ का नहीं है, तो इसी पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है जब आप सिलेबस के गो थ्रू हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो लर्न करने वाला क्वेश्चन है, एन एक्टिव गैलेक्सी प्रोड्यूसेस एनर्जी एट द रेट ऑफ,
तो किस रेट पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है एक्टिव गैलेक्सी, लर्न करना है 10⁴ टू 10⁴47 अर्ग पर सेकेंड के रेट पे गैलेक्सी जो है, एक एक्टिव गैलेक्सी जो है वो इसकी एनर्जी इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपली मैथमेटिकल फिज़िक्स, एमएससी फिज़िक्स में जो हमें मैथमेटिकल फिज़िक्स पढ़ते हैं उसमें से ये क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्प्लिट इनटू सबसेट सच दैट ऑल एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मतलब एक एलिमेंट्स का ग्रुप है, उनको हमने सबसेट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे 1 2 3 है, इसके अलग अलग सबसेट बना दिए, 1 2 2 3 1 3 अलग अलग सबसेट बना दिए, ठीक है। तो अब कहा है जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे, द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बीइंग डन बाय सम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ बट नो टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट सबसेट्स आर कॉन्जुगेट। आपस में कॉन्जुगेट होंगे लेकिन दो एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं सबसेट से, तो वो कॉन्जुगेट नहीं होंगे। तो ऐसे सबसेट्स को क्या कहेंगे, तो इसका होगा क्लासेस ऑफ अ ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, ग्रुप की क्लासेस ऑफ अ ग्रुप। सो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि DSSB में बीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आपने देखे हैं, एमएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी मैथमेटिकल फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स का ही एक क्वेश्चन है। सो वहाँ तक की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है वो इस टाइप का प्रोसेस होता है कि उसमें बहुत स्मॉल तरीके से वो चलता है, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, मैकेनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो फॉल्स कौन सी होगी इसमें, देखो सिस्टम रिमेन्स इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है। इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस है, ये भी ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस आर सेम विद द एनवायरनमेंट, सो ये गलत स्टेटमेंट है, वही फॉल्स हमें छांटनी थी। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस सेम विद द एनवायरनमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनवायरनमेंट के सेम प्रेशर टेम्परेचर भी होगा, अलग भी हो सकता है। सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी सही है, ठीक है। सॉरी ये ऑप्शन सही है, तो हमें फॉल्स छांटना था, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So I hope all these questions are understood to you. If you have any problem, you can ask me in the comment section. And if you feel that this session is helpful for you and these series of questions are going to help you in your upcoming PGT physics exam, then please don't forget to share it with your friends. And mostly like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.